जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय बड़ी संख्या में लोगों को यह लगा कि जिसके पास मशीनें बहुत अच्छी हैं, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है ना, वो दुनिया पर राज करता है। प्रोडक्शन ज्यादा हो गया और डिमांड घट गई। ऐसा बहुत बार होता है कि आपने बहुत सी चीजें बनाकर रख ली हो, लेने वाला ही कोई नहीं आ रहा। 1930 तक आते आते प्रोडक्शन तो स्केल पर था, लेकिन कंजप्शन नहीं था। ये प्रोडक्शन वर्सेस कंजप्शन का ये जो गैप क्रिएट हुआ, इस गैप ने सारा मामला बिगाड़ दिया। ये जो स्थिति उत्पन्न हुई, बस इसी स्थिति के बाद आवश्यकता महसूस हुई रशिया को, उस समय के सोवियत रूस को, कि नहीं, हमें इस पूरे काम की प्लानिंग करनी चाहिए थी। ये वैसे ही है कि मैंने बनाकर माल बहुत सारा रख लिया, खरीदार कोई मिल ही नहीं रहा। बिल्कुल वैसे ही इस समय सोवियत रूस ने यह तैयारी की कि नहीं भाई, हमने बना बहुत कुछ लिया है, खरीदार मिल नहीं रहा है, बेहतर होगा कि हम सारी चीजों को फिर से रीएडजस्ट करें। और यहीं से परिपाटी शुरू हुई फाइनेंशियल प्लानिंग। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, रशिया सगा है, चाइना की तरह ग्रो करना चाहिए, ये सारे विमर्श होते हैं। हाँ जी, तो पॉइंट इज, हम चर्चा कर रहे हैं आर्थिक नियोजन के चर्चा में, और आर्थिक नियोजन फाइनेंशियल प्लानिंग की चर्चा क्यों की जा रही है, अब उसको समझिए। देखिए, कल को आप और हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ धन उपार्जन का काम कर रहा हूं, आप पढ़ाई का काम कर रहे हैं, हम सबके केंद्र में हम सबके केंद्र में कहीं ना कहीं अर्थ है, धन है। आप धन खर्च करने की स्थिति में हैं पढ़ाई करते समय, मेरे धन कमाने का समय है, कमाते समय साथ ही साथ में मुझे अगर 4 काम और करने हैं तो उन पर भी खर्च करने का काम है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हम लोग खर्च ज्यादा कर रहे हैं और आमदनी हमारी कम हो रही हो। तो खर्च ज्यादा, आमदनी कम, ऐसी स्थिति में समटाइम्स हमारी प्लानिंग बिगड़ना बहुत ज्यादा मुसीबत भरा हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे देश ने कभी यदि ये सोचा ही ना होता कि हम कितना इंपोर्ट करते हैं और हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, हम ट्रेड सरप्लस में हैं या ट्रेड घाटे में हैं, तो अगर हम लोग इस तरह की बातें ना सोचे होते तो विचार कीजिए कि देश का क्या हाल होता। हम तो बिल्कुल पाकिस्तान, श्रीलंका, इनकी तरह बर्बाद कंट्री हो गए होते। मतलब किसी भी देश की तरक्की के अंदर ये बहुत मायने रखता है कि आप कमाते कितना है और आप खर्च कितना करते हैं, चाहे देश हो चाहे व्यक्ति हो, किसी के साथ भी। इनिशियली जब दुनिया ने स्पीड पकड़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में, मतलब देखिए यह है ना कि 1914 से 18 के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय बड़ी संख्या में लोगों को यह लगा कि जिसके पास मशीनें बहुत अच्छी हैं, जैसे आज बोलते हैं ना, जिसके पास टेक्नोलॉजी, जिसके पास एआई है, जिसके पास इंटरनेट की ताकत है, वो दुनिया पर राज करता है। उस समय ये रियलाइज हुआ कि जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है ना, वो दुनिया पर राज करता है। ये एक टाइम आ गया था 1918 के अराउंड। दुनिया एकदम पीछे पड़ गई। मतलब यूरोपियन देश जो है ना, वो इस तरह से दौड़ना शुरू कर दिए कि हम कैसे ना कैसे करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना झंडा गाड़ दें। अब ये जब यूरोपियन देश इस तरह से बढ़ने लगे ना, तो जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो मास स्केल पर होने लगी। क्यों? क्योंकि जर्मनी युद्ध हार के बैठा था, उसे दोबारा से जीत करके दोबारा से सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ना था। तो ऐसे में पूरी तैयारी इस बात की थी कि कितना तेजी से हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कितना तेजी से हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सभी लोग जबरदस्त तरीके से लगे हुए थे। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या होता है कि ये सारा प्रोसेस चल रहा था, इसी बीच में प्रोडक्शन ज्यादा हो गया और डिमांड घट गई। ऐसा बहुत बार होता है कि आपने बहुत सी चीजें बनाकर रख ली हो, लेने वाला ही कोई नहीं आ रहा। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर लिया ये सोच करके कि हम तो सारी सप्लाई कर देंगे, सप्लाई व्यवस्था बिगड़ गई। सप्लाई क्यों बिगड़ी? क्योंकि उस समय का लगभग हर देश, जो यूरोप में था, वो इसी प्रोडक्शन में लगा हुआ था। क्योंकि उस समय औद्योगिक क्रांति चरम पर चल रही थी। औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी विश्व युद्ध से पहले, लेकिन अब विश्व युद्ध के दौरान होड़ मच गई थी। कौन ज्यादा बनाएगा, केमिकल्स कौन ज्यादा बनाएगा, कौन कैसे कैसे देश को आगे बढ़ाएगा, तमाम चीजें उस समय तेजी से चल रही थी। तो अब यह हुआ कि सब लोग जब एक साथ मैन्युफैक्चरिंग में लग गए तो भाई उनको बाजार नहीं मिला, और बाजार नहीं मिला, उसका नुकसान क्या हुआ? 1930 तक आते आते, माफी चाहूंगा, 1930 तक आते आते प्रोडक्शन तो स्केल पर था, लेकिन कंजप्शन नहीं था। ये प्रोडक्शन वर्सेस कंजप्शन का ये जो गैप क्रिएट हुआ, इस गैप ने सारा मामला बिगाड़ दिया। कैसे बिगाड़ दिया? यहां उत्पादन और मांग, ये दोनों एक दूसरे को मैच नहीं की, और जब इन दोनों ने एक दूसरे को मैच नहीं किया, उस समय पर प्रोडक्शन ज्यादा, डिमांड कम, सेल्स कम, पैसा कम, रोजगार कम, सेविंग्स कम,
सब चीजें कम 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 होती चली गई। परिणाम क्या निकला? आर्थिक मंदी। साथियों, 1930 के दौर में आर्थिक मंदी आ गई। यूरोप ने कभी यह सोचा ही नहीं था, उन्हें तो यह लगता था कि हमें अब वो जिन मिल गया है जिसे घिसो और जिसे घिसते ही खूब सारा प्रोडक्शन कर डालो। लेकिन यूरोप ये भूल गया था कि अल्टीमेटली बिना बाजार के कुछ भी संभव नहीं है। यूरोप ये मिस कर गया था कि अगर हमारे पास बाजार ही नहीं है तो हम कैसे अपने इस माल की सेल को निकाल पाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, जितने भी कमेंट्स इस समय क्लास के अंदर साइड में चल रहे हैं, हमारी टीम उनको पढ़ करके जवाब दे देगी। आंसर्स मुझसे अपेक्षा ना करें, क्योंकि क्लास के दौरान मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब अगर देने लगूंगा तो ऐसे में फ्लो टूटता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि मांग आपूर्ति के बिगड़े इस चक्र ने अचानक लोगों को यह कहा कि यार हम फेल कहां मारे। हमको तो यह समझ में आ गया था कि मतलब एक मूवी है ना जिसका नाम मैं मिस कर रहा हूं, सलमान खान की, जिसमें एक आदमी तीन की मदद करे, तीन तीन की मदद करे, तीन तीन की मदद करे, फिर तो बेड़ा पार ही हो जाएगा। तो ये सब लोग इस प्रोडक्शन की स्पीड में लग गए थे कि लगने लगा था कि जिसके पास मशीनें लग गई वो मशीनें खूब सारा प्रोडक्शन कर देंगी, और मशीनें अगर प्रोडक्शन कर रही हैं तो फिर तो साहब मजा ही मजा है। बोले क्यों? जितना मशीनें उतना प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन उतना अमीर आदमी। चीजें फेल मार गई, फेल मार गई। समाज में असमानता आ गई। अमीर तो बहुत अमीर हो गया था, गरीब के पास केवल लेबर भी नहीं बची थी। वो ना तो खरीद पा रहा था ना रोजगार में जा पा रहा था। ये जो स्थिति उत्पन्न हुई, बस इसी स्थिति के बाद आवश्यकता महसूस हुई रशिया को, उस समय के सोवियत रूस को, कि नहीं, हमें इस पूरे काम की प्लानिंग करनी चाहिए थी। ये वैसे ही है कि मैंने बनाकर माल बहुत सारा रख लिया, खरीदार कोई मिल ही नहीं रहा। बिल्कुल वैसे ही इस समय सोवियत रूस ने यह तैयारी की कि नहीं भाई, हमने बना बहुत कुछ लिया है, खरीदार मिल नहीं रहा है, बेहतर होगा कि हम सारी चीजों को फिर से रीएडजस्ट करें। और यहीं से परिपाटी शुरू हुई फाइनेंशियल प्लानिंग की। फाइनेंशियल प्लानिंग वर्ष 1930 में डिसाइड किया गया कि कैसे हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। 1930 की वैश्विक महामंदी के बाद, पूंजीवाद की कमियों के उजागर होने के बाद, मुक्त व्यापार की ये जो अर्थव्यवस्था है जिसमें सबको सरकार के बिना इंटरफेरेंस के बेचने का जो अधिकार है, इस पर प्रश्न जब खड़े होने लगे, उस समय जाकर के सोवियत रूस ने पहली बार नेशनल प्लानिंग जैसा विचार रखा। तो पहले यह समझिए कि नेशनल प्लानिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। आंसर क्या है? क्योंकि उस समय में मंदी आ चुकी थी, सरकारों के पास कोई प्लान ही नहीं था कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इस कारण से फाइनेंशियल प्लानिंग बकायदा लानी पड़ी, और फाइनेंशियल प्लानिंग पहली बार 1928 में 5 वर्षों के लिए शुरू हुई। तो 1928 में पहली बार 5 सालों के लिए आई इस फाइनेंशियल प्लानिंग की ही पृष्ठभूमि आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दुनिया में सोवियत रूस लेकर आ गया था, और भारत में उस समय की जो कांग्रेस थी वो पूरी दुनिया को इसलिए ऑब्जर्व कर रही थी कि हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस देश को कैसे चलाना है। साथ ही साथ हम इन ब्रिटिशर्स को भी सलाह दें, क्योंकि ये भी मंदी के मारे में हैं, ये भी बर्बाद होंगे ही, इन्हें हम सलाह दें। और यही हुआ साथियों। उस समय के विमर्श में, राजनीतिक विमर्श में, यह चर्चा निकलने लगी कि कैसे हम लोग देश को तरक्की दिला सकते हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है जो आपको यहां सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे आज के समय पर आप और हम बैठ करके सेशंस कर रहे हैं, अंकित इंस्पायर इंडिया पर हम लोगों के सेशन चल रहे हैं कि भारत को बोलना चाहिए। किसके सामने बोलना चाहिए? ट्रंप के सामने बोलना चाहिए। हम लोग ये सेशन कर रहे हैं। ऐसे जब वर्तमान परिस्थितियां बनी तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, रशिया सगा है, चाइना की तरह ग्रो करना चाहिए, ये सारे विमर्श होते हैं। तो मतलब यह है कि परिस्थितियां जैसी होती हैं वैसे विमर्श पैदा हो जाते हैं, वैसे की वैसे डिस्कशंस पैदा हो जाते हैं। एग्जैक्टली उस समय पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस समय आर्थिक मंदी थी, तो विमर्श इस बात का पैदा हुआ कि भैया इससे निकलना कैसे है। निकलने के विमर्श में हमारे देश में भी चर्चाएं हो रही थी कि देखो भाई, ये अमीर लोग पीछे पड़े थे पैसे के, सबकी सब फेल मार गए। तो जब सबकी सब फेल मार गए तो अब हमको उठने की जरूरत है। और यही हुआ साथियों। 1930 के दशक में भारत के अंदर राजनीतिक चर्चाओं ने स्थान लेना शुरू किया, और ऐसे में ब्रिटिश सरकार को हमने
अपनी तरह से सजेशंस देने शुरू किए। सजेशंस दिए कि सर आप भी कुछ प्लानिंग जैसा अपनाइए, प्लान करिए कि हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। आजाद जब तक नहीं होते तब तक एटलीस्ट हमारा ही सजेशन मान लीजिए। हम अपना सजेशन देना शुरू कर दिए। ठीक है साहब, हम अपना सजेशन देना शुरू किए। उनमें सबसे पहले आया विश्वेश्वरैया प्लान, यानी विश्वेश्वरैया योजना। विश्वेश्वरैया एक इंजीनियर हुआ करते थे और काफी विख्यात दक्षिण भारत के इंजीनियर थे। आपने भारत सरकार, उस समय की जो भारत सरकार थी, यानी कि अंग्रेजों की जो सरकार थी, उससे कहा कि कृपया करके भारत में एक 10 वर्षीय प्लान बनाइए और उस 10 वर्षीय प्लान को बनाकर देश की इकोनॉमी को स्थान दीजिए। मतलब इसको ऐसे समझिए, देखिए हमको पता है कि हम फेल मार गए। अब फेल मार गए, जैसे कई बार क्या होता है कि आपने किसी कंपटीशन की तैयारी की, आपको मनोवांछित रिजल्ट नहीं मिला, तो जब वांछित रिजल्ट नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते हैं, दोबारा तैयारी शुरू करते हैं। तैयारी शुरू करने से पहले पूरी प्लानिंग करते हैं कि इस बार इस महीने में हम इतना खत्म कर लेंगे, प्रीलिम्स का पूरा कंटेंट तब तक हो जाएगा, मेंस का कंटेंट तब तक हो जाएगा, इतने टेस्ट देने हैं, ये टाइमिंग है टेस्ट का, जब जब हमें टेस्ट देने हैं। ऐसा ही होता है। एग्जैक्टली विश्वेश्वरैया ने यही किया। प्रॉपर तरीका का एक 10 वर्षीय प्लान बनाया और प्लान बना के भारत सरकार को दिया। आप एक बहुत ही विख्यात इंजीनियर थे, इन्होंने एक किताब लिखी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जहां पर इन्होंने प्रॉपर तरीके से ये प्लानिंग रखी कि अगर आपने ये बात मान ली तो भारतवासियों की जो इनकम है वो डबल हो जाएगी, आज से जस्ट डबल हो जाएगी। इसके लिए इन्होंने कहा कि कैसे हमें खेती से निकाल करके जो श्रमिक हैं उन्हें उद्योग धंधों में भेजना होगा और कैसे हमें जो कैपिटलिज्म है उसको डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ाना होगा। मतलब इन्होंने लोकतांत्रिक पूंजीवाद, साथ ही साथ में औद्योगिकीकरण पर बल देते हुए कहा कि किसानों को निकालकर खेतों से उन्हें उद्योगों में श्रम कराने के लिए लेकर जाएं, कृषि की जगह उद्योग धंधों को बढ़ावा दें। आपके द्वारा ये जो मतलब लोकप्रिय अभियंता मैसूर प्रांत के दीवान थे एम विश्वेश्वरैया, इनके इस प्लान को लाया गया, सुनाया गया, लेकिन अंग्रेज अपनी मस्ती में मस्त थे। लेकिन हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी और वो ये था कि भारत के विकास के लिए भारत में ऐसे विजनरी लोग उस समय उपलब्ध थे जो देश की तरक्की के लिए थॉट दे सकते थे। उनके पास ये प्लानिंग थी कि हम लोग कैसे आगे बढ़ें, उनके पास ये प्लानिंग थी कि भारत को कैसे ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, ये थी विश्वेश्वरैया प्लान। विश्वेश्वरैया प्लान 10 साल के लिए आया था, लेकिन अंग्रेज मानते ये जरूरी नहीं था। फिर थोड़ा समय बीता और उस समय 1934 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज फिक्की, उसने प्लानिंग की आवश्यकता पर जोर दिया। आज भी आप फिक्की का नाम सुनते हैं, फिक्की के चेयरमैन का नाम याद करते हैं। ऐसी ही उस दौर में फिक्की ने सजेशन दिया कि हमें आवश्यकता है प्लान करने की। अंग्रेज थे उस समय हमारे देश में, लेकिन फिक्की में भी भारत के जो उद्योगपति थे वो सब इकट्ठे हुए। फिक्की क्या था, तो ये एक तरह से उस समय के उद्योगपतियों का एक संगठन था जिसके उस समय अध्यक्ष एनआर सरकार थे। और उन्होंने ये कहा कि भाई हम जैसे देश को, भारत अगर पिछड़ रहा है तो ऐसे देश को आर्थिक विकास के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी और उस प्लानिंग के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। फिक्की ने सजेस्ट किया कि जो पैसे वाले लोग हैं, यानी पूंजीपति लोग जो हैं, वो उच्च शक्ति युक्त राष्ट्रीय योजना प्लान की आवश्यकता बताते हैं, जिसके लिए प्रॉपर तरीके का कोऑर्डिनेशन जरूरी है और हम अपनी क्षमताओं के अंदर प्रॉपर तरक्की के साथ आगे बढ़ें, यह जान लेना आवश्यक है। मतलब फिक्की ने अपने प्रस्ताव में सरकार को सजेशन देते हुए कहा कि सर देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि जो भी आप लोग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और आप एक बात और समझिएगा, आज जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि भारत सरकार में अदानी अंबानी का इंटरफेरेंस है, हम लोग बोलते हैं कि इलॉन मस्क का वहां पर इंटरफेरेंस है, अमेरिका में इंटरफेरेंस है, हम लोग ये बोलते हैं। लेकिन आपको पता है ये जितने भी इंटरफेरेंसेस हैं, ये इंटरफेरेंस आज से नहीं है। पुराने समय से जितने भी अमीर उद्योगपति होते थे वो सरकारों को ऐसे ही सजेशंस दिया करते थे और उन्हीं की सजेशंस पर देश चला करते थे। हमें एक बार के लिए ये जरूर लगता है कि यार आज भी ये लोग हमको इतना इंटरफेयर करते हैं, सारा की सारा कंट्रोल पैसे वालों के हाथ में है। लेकिन जो वास्तविकता है वो ये कि उद्योग धंधों को कैसे बढ़ाया जाए, देश को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए समय समय पर उद्योगपतियों की ही सलाह सरकारों को दी गई है। ठीक है, इसी के लिए यहां पर आप देखें तो पूंजीपति वर्ग ने राय जाहिर की थी और उसी के प्रस्ताव की पालना में फिर से
मतलब ये प्लानिंग सेट हुई कि हाँ भाई हम देश को कैसे आगे ले जा सकते हैं। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। फिक्की के प्रस्ताव के बाद तीसरा प्रस्ताव कांग्रेस ने खुद बनाया। हालांकि देश तब तक आजाद नहीं हुआ था। तब सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में बाकायदा नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया, जैसे जिसको आज प्लानिंग आयोग के नाम से जानते हैं, योजना आयोग, जिसको 2017 में नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया, और जवाहरलाल नेहरू को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसकी जिम्मेदारी थी कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के विकास की कोई ठोस नीति अथवा कार्यक्रम बनाया जाए, कि अर्थव्यवस्था के डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे सर्विस सेक्टर है, जैसे क्या कहते हैं आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, इन सभी सेक्टर्स को कैसे ग्रो कराया जाए, इस बात के लिए इस कमेटी ने सोचना समझना शुरू किया। समिति के कार्य ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो बाधा पहुंची थी, उस रिपोर्ट को 1948 में जारी करते हुए कहा कि कैसे हम आगे बढ़े, इसके लिए हमने कुछ उद्योगपतियों की सलाह ली है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी सोचना बंद नहीं हुआ था। यह तय हो गया था कि अब भारत आजाद होगा, आजाद होगा तो हम नए भारत को कैसे चलाएंगे। उसमें भी हमने 8 उद्योगपतियों की सलाह ली थी। इस प्लान में बकायदा 15 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया गया, जिसे प्रति व्यक्ति आय को डबल किया जा सके। यहां बकायदा यह तय हुआ, बॉम्बे योजना, मतलब इस पूरी प्लान के अंदर यह तय हुआ कि कुछ प्रमुख उद्योगपतियों को, जैसे जेआरडी टाटा, जीडी बिड़ला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, कस्तूरबा भाई लालभाई, अरदेशी लाल दलाल, लाला श्रीराम, जॉन मथाई, एडी श्रॉफ, इन लोगों को साथ बिठाया गया और कहा गया कि आप प्रॉपर प्लानिंग करें और बताएं कि इस देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इन लोगों की भी सलाह मिली और उन सलाहों को सरकार ने मांगना शुरू किया। ये सारी भाषणबाजी मैंने आपसे क्यों करी? क्योंकि देश की ग्रोथ में हमें कई बार ऐसा लगता है कि सरकारें बस यूं ही फैसला ले लेती हैं। नहीं, हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग ऊपर बैठे हैं, बड़ी मात्रा में लोग उपलब्ध हैं भारत के अंदर, पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं कि देश का सामर्थ्य क्या है, किस तरह से इसका यूज करना है। वो ही सरकार को समय समय पर सजेशंस देते रहते हैं कि सर हमें इस दिशा में आगे ऐसे बढ़ना होगा। ठीक है, यही से तैयारी हुई इस बात की कि भारत को कैसे आगे लेकर चलना है। और जब हम आगे लेकर चले तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अर्थात पूंजीपति पूंजीपतियों का काम करें, यानी कि जो कैपिटलिस्टिक विचारधारा के लोग हैं, जिनके पास टैलेंट है, वो टैलेंट का काम करते रहें, लेकिन सरकार गरीबों का काम करती रहेगी, लोगों की भलाई के लिए काम करती रहेगी। तो दोनों की दोनों एक दूसरे के साथ वर्ग जब समन्वय में चलने शुरू होंगे तो एक तरफ उद्योगपति होंगे और एक तरफ भारत सरकार होगी, तो ये मिश्रित रूप से जो देश का उत्थान होगा, ये देश के लिए सबसे बेहतरीन चीज होगी। इसी की वजह से भारत ने आर्थिक नियोजन अपनाया। इसलिए बहुत बार एक लाइन बोली जाती है भारत के अंदर कि भारत पर राज अंग्रेजों का था, लेकिन हम प्रभावित सोवियत रूस से थे, क्योंकि सोवियत रूस ने ही सबसे पहले ये प्लानिंग वाला पार्ट अपनाना शुरू किया था। हम सोवियत रूस से सीख करके ही अपने देश में प्लानिंग करना शुरू किए थे। तो प्लानिंग करना शुरू किए तो कहा जाता था कि भारत नेचुरल रूप से सोवियत रूप से इंस्पायर्ड था। सोवियत रूस ने जिस तरह से, क्योंकि सोवियत रूस का भारत पर शासन था नहीं, तो हम ये मानना लगे थे कि सोवियत रूस इन लोगों का अल्टरनेट ले आया है। वो इन उद्योगपतियों के स्थान पर, पूंजीपतियों के स्थान पर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर समाजवाद को जगह देने वाला देश बना है। और इसी वजह से हम लोगों ने सोवियत रूस की तरह सोचना शुरू किया और पंचवर्षीय योजनाएं अपनाना शुरू किया। इसी क्रोनोलॉजी में भारत ने योजना आयोग का गठन किया, जो 1950 में बना, जिसका उद्देश्य था केंद्र और राज्यों के मध्य में पैसे के बंटवारे की प्लानिंग करना। बकायदा इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से की गई। हालांकि ना तो यही संविधान के अकॉर्डिंग था, या ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल था, ना ही विधिक था, यानी स्टेटवरी नहीं था, लेकिन चूंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना था, सरकार ने अपने आदेश से बनाया था, तो यह एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह, एक परामर्शदात्री संस्था की तरह देश में काम करता रहा। योजना आयोग के अंदर एक अध्यक्ष का प्रावधान था। भारत का प्रधानमंत्री इस योजना आयोग का अध्यक्ष हुआ करता था। इसमें एक उपाध्यक्ष होता था जो इस संस्था के कार्यों को देखता था, लेकिन उपाध्यक्ष की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती थी, जिसे कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था। मतलब एक तरह से यह समझिए कि योजना आयोग, जैसे मैंने आपसे कहा कि आजादी से पहले विश्वसरैया प्लान रहा हो या फिर कांग्रेस का प्लान रहा हो, ये सारे के सारे जो प्लान थे, इसमें करने के लिए कमेटी बैठा करती थी।
आजादी के बाद बाकायदा एक तरह का डिपार्टमेंट ही बना दिया, और उस डिपार्टमेंट का काम था कि तुम ही प्लानिंग दोगे इस देश को, कि देश को कैसे चलाना है। तो उसी प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने ये सारे काम किए। योजना आयोग बाकायदा बैठा, वित्त मंत्री तथा योजना मंत्री के पदेन सदस्य के रूप में योजना आयोग का गठन हुआ, अध्यक्ष की प्रेजेंस में। आज हम इसको इतना क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि अब ये है नहीं, 2017 के बाद से नीति आयोग बन गया है, लेकिन केवल इसलिए कि हमने प्लानिंग को बड़ा महत्व दिया था, और प्लानिंग में योजना आयोग बाकायदा प्लानिंग करने के लिए ही एक संस्था बना दी गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री बैठता था, कैबिनेट रैंक का एक उसमें उपाध्यक्ष बैठता था, मंत्री बैठते थे उसके अंदर, वित्त मंत्री और योजना मंत्री जो थे उसके सदस्य होते थे, साथ ही साथ कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रियों को भी उसमें सदस्यता दी जाती थी। इसमें 7 पूर्णकालिक सदस्य होते थे जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था। इसका उद्देश्य केवल यही होता था कि देश को आगे कैसे लेकर जाना है, उसकी योजना कैसे कैसे बनानी है। ठीक है, योजना आयोग बाकायदा देश के विकास की योजना बनाता था, कैसे हम अपने जो फिजिकल पूंजीगत संसाधन हैं उनका कैसे सदुपयोग करेंगे, यानी कि पूरी तरह से ये प्लानिंग करता था ईयर ऑन ईयर। अब इसको आसान भाषा में ये समझिए कि ये कुछ ऐसी चीज थी जो हमारे देश में बुद्धिजीवियों का एक समूह थी, जिसका उद्देश्य था कि देश को कैसे आगे लेकर जाना है। हमने एक थिंक टैंक बना दिया जिसका काम पूरी तरह से प्लानिंग करने का था। ठीक है, हाँ जी, कुछ कमेंट्स मुझे लेने ही पड़ेंगे क्योंकि कुछ लोग लगातार ये सोचकर आते हैं कि क्लास में उनके कमेंट्स ही लिए जाएं। पीयूष लिख रहे हैं, प्लीज पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद प्रिंट फॉर्मेट में डाउनलोड नहीं हो रहा है, एक बार आप भी चेक कर लीजिए, और सर जो भी लिए हो उसके नीचे ओल्ड ऐप की तरह डेली का डेट मेंशन करवा दीजिए, उतना देर सारा वीडियो में टॉपिक। ठीक है, डेट मेंशन करवा देंगे। ठीक है पीयूष। राजकुमार लिख रहे हैं, डाउट के लिए आपकी टीम से मेरे कांटेक्ट करेगी ना, बोलिए ना सर, 4 दिन से कंप्लेन किए हुए मैं बोल ही देता हूं बेटा, है ना। ठीक है, तो योजना आयोग के बारे में बताया। अब ये योजना आयोग के कार्यों में जो काम थे वो क्या क्या थे, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इसका बनाने का पहला मतलब आप समझिए कि इनको काम दिया गया था कि देश को कैसे आगे लेके चलना है। तो इन्होंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते करते सबसे पहले बनाया एक पहली पंचवर्षीय योजना। अब जब पंचवर्षीय योजना बनी है तो इस पंचवर्षीय योजना में कुछ तो चीजें ऐसी रखी होंगी जो कि देश के लिए लक्ष्य निर्धारित करेंगी। तो क्या है, आइए हम आपको आज के सेशन में इस बारे में लेकर चलते हैं। तो देश में 2017 तक कुल 12 बार पंचवर्षीय योजनाएं बनी, जिनके मध्य में 3 बार योजना अवकाश भी रहा था, वो हम चर्चा करेंगे। 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजनाएं भी लागू नहीं की गई थी। लेकिन पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, जब देश आजाद हुआ 1950 में योजना आयोग बना, 1951 में पंचवर्षीय योजना बनी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बोलते हैं कि इस साल हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, अगले साल हमें ट्रेनिंग में जाना है, उससे अगले साल हमें शादी करनी है, उससे अगले साल हमारा घर खरीदना है, बच्चे करने हैं, ये सब प्लानिंग हमने जैसे की, ऐसे देश के लिए एक प्लानिंग की गई प्रथम पंचवर्षीय योजना के नाम पर। प्रथम योजना का क्रियान्वयन देश को खाद्यान्न संकट से निकालने के उद्देश्य से प्रेरित होते हुए किया गया, जिसकी मुख्य प्राथमिकता कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रखनी थी, और इस योजना को हेराल्ड डोमर प्लान नाम दिया गया था। हेराल्ड डोमर नाम से इस मॉडल को बनाया गया था। ये थे हेराल्ड डोमर, जिनके ऊपर यह तय किया गया था कि भारत को अगर एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है तो हमें क्या करना होगा। इसमें कहा गया कि सबसे ज्यादा आवश्यकता रहेगी इन्वेस्टमेंट की, हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना होगा, साथ ही साथ में रोजगार और आय में वृद्धि करते हुए आगे बढ़ना होगा। दूसरी तरफ जो पूंजीगत वस्तुओं के माध्यम से उत्पादन हो सकता है उसको बढ़ावा देना होगा। तो इन्होंने अपने सजेशन में क्या दिया, इन्होंने अपने सजेशन में दिया कि रोजगार को बढ़ावा दीजिए, साथ ही साथ सरकार अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर फोकस करे। लेकिन दूसरी तरफ हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके कुछ इस तरह का काम करना होगा कि देश के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारी सड़कों के निर्माण की आवश्यकता होगी, परिवहन की आवश्यकता होगी, संचार साधनों की विशेष आवश्यकता होगी, सिंचाई की आवश्यकता होगी, इन सब की आवश्यकता होगी, जिसके लिए हमें काम करना होगा। और यह हुआ भी। इसकी वजह से ही भारत के अंदर बड़े उपलब्धियों में भाखड़ा नांगल बांध का बनना, दामोदर घाटी का बनना, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का बनना, ये सब चीजें हमें फर्स्ट 5 वर्षीय योजना जो थी उसके माध्यम से निकल कर आई थी। हमने तय किया था कि हम किस ग्रोथ से मतलब लक्षित विकास दर थी 2.1 की, हमने 3.6 की गति से
देश की वृद्धि प्राप्त की। संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोग रहा हमारे सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए। हमने उसके साथ मिलकर के हमारे देश के अंदर कई कदम आगे बढ़ाए। मतलब कुल मिलाकर के हम क्या कह सकते हैं कि हमारे देश के आजाद होते ही देश की आर्थिक स्थिति सबको पता है कैसी थी। हमारे ऊपर 200 साल का शासन था, विकट स्थितियां थी, लेकिन उससे निकलते हुए हमने अपने देश में बहुत सारी मतलब अवसंरचनात्मक विकास को स्थान दिया, रोजगार को स्थान दिया, श्रम क्षेत्र के अंदर बढ़ावा दिया, खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए काम करना शुरू किया, कच्चे माल विशेषकर पटसन और रुई के उत्पादन की स्थिति को सुधारने पर काम दिया। ये सारे काम जो हुए ये पहले पंचवर्षीय योजना के प्लान थे। ठीक है, फिर सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो आया। सेकंड 5 ईयर प्लान जिसके अंदर 53 करोड़ रुपए अर्बन वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के लिए रखे गए, 28 करोड़ रुपए रूरल वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के लिए रखे गए और 10 करोड़ रुपए अर्बन एरिया के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लिए अलॉट किए गए। इसे हम कल के सेशन में और डिटेल से पढ़ेंगे। कल सारे के सारे पंचवर्षीय प्लान पढ़ लिए जाएंगे। तो कहने का मतलब अब तक का जो कुल सार है वो क्या निकल करके आया, एक बार के लिए हम समराइज कर लें तो सार केवल ये निकल करके आया कि हमारे देश में जो प्लानिंग है ना, इस प्लानिंग के लिए भी 15 साल तक मंथन चला है कि हम प्लान कैसे करेंगे, हम प्लान कैसे करेंगे, विश्व सरैया प्लान से लेकर के कांग्रेस प्लान तक। नंबर एक बात। नंबर दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, प्लान करने के लिए हमने एक प्लानिंग कमीशन का गठन किया कि तुम प्लान करो कि कैसे आगे बढ़ना। देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आज भी आप में से बहुत सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो विदाउट प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनकी सफलता में बहुत सारे व्यवधान आकर खड़े होते हैं। प्लानिंग अत्यंत आवश्यक है आपके लक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो उम्मीद है कि आज के सेशन से आपको भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के प्रति एक मन में जिज्ञासा पैदा हुई होगी। मैं विश्वास करता हूं कि कल जब हम आपको पूरी पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ा देंगे तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होगी, आप देश को और बेहतर तरीके से समझने की तरफ दिशा बढ़ा चुके होंगे। ठीक है, बताएं कोई भी क्वेरी अथवा कमेंट हो तो अब लिखें। क्या कारण रहे कि 70-80 वर्ष पहले आय दुगनी की बात सोची लेकिन आज तक नहीं हो पाई? योगेश ये बात तो कैसे कह सकते हो, पता नहीं आय कितनी गुना बढ़ चुकी है। आप अपने बाप पापा से दादाजी से पूछकर देखना कि उनकी आय उस समय कितनी थी और आज कितनी है, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ वर्मा करेंगे, है ना। श्वेता फ्राइडे की क्लास का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ, मैं करवाता हूं, है ना। सौम्या इसके खत्म होने के बाद में। प्राची अपडेट करने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल टीम को बोल दीजिए सॉल्व करने के लिए। हाँ भाई टेक्निकल टीम प्राची से बात करिए कि क्या दिक्कत आ रही है। जितेंद्र की डिमांड है कि क्लास के ऊपर ये डलवा दिया जाए कि वो कौन से दिन की क्लास है, ये अपडेट कर दीजिएगा। सौम्या सौम्या हिस्ट्री की क्लास ये खत्म होने के बाद। सिद्धांत 5 ईयर प्लान तो यार हर जगह दिए हुए हैं। रागिनी जिस दिन हम पूरी तरह ऑफलाइन पढ़ाने की स्थिति में होंगे उस समय पर, मतलब इसमें बेटा यूपीएससी की प्लानिंग करने के लिए ना हमें भी 5 ईयर प्लानिंग की तरह चलना पड़ेगा, मतलब बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है उसमें। तुबा अंसारी स्टूडेंट्स के साथ आप हमारी क्लास ले रही हैं, बच्चों को बहुत सारा स्नेह। वर्मा जी करवा देंगे हम, है ना। चलिए फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। रॉबिन आप हमारे नोट्स देख सकते हैं भैया।